हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में बात कर लेते हैं एक छोटी सी एक माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करने वाली एनबीएफसी के बारे में। बहुत छोटा सा ही लेंडर है, मार्केट का भी बहुत छोटा सा है। अगर कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है स्टार्टन क्रेडिट केयर। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है मुश्किल से 2300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही छोटा सा कंपनी है। तो अब ये करते हैं क्या है, ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है। माइक्रो फाइनेंस का एकदम सबसे छोटा टिकट साइज का सबसे हाई रिस्क लेंडिंग करते हैं। अब अब इससे पहले हम इसमें आगे बिजनेस मॉडल समझें या फिर इनके क्या नंबर आए वो समझें, उससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि इनका पहले बुक बहुत खराब हुआ करता था। इनका पहले, अगर आप कोविड से पहले देखोगे, डिमोनेटाइजेशन और कोविड के बीच में, मतलब 17-18 से 20 के बीच में इनका बुक बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मतलब बहुत ज्यादा ग्रॉस एनपीए नंबर, नेट एनपीए नंबर आ रहे थे। तो वहां से ये लोग बुक को सुधारते हुए आ रहे हैं, अपनी एसेट क्वालिटी, वो पुराना वाला बुक हटा के अपनी एसेट क्वालिटी बढ़िया करते हुए आ रहे हैं। और जो नया बुक है उसके ऊपर इनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक है और ग्रोथ रेट भी ठीक आ रहा है। अब देखो, अब समझ लेते हैं। एक है सैटन क्रेडिट कार्ड, जो इनकी मेन एंटिटी है। जो मेन एंटिटी है, वो मेन एंटिटी तो करती है माइक्रो फाइनेंस लोन्स। अब माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होते हैं? एकदम छोटे टिकट साइज का, एकदम गांव में जाके जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में लोन देना, है ना। ये सारा काम तो करती है मेन एंटिटी। इसके अंदर दो सब्सिडरी भी है, एक तो है होम लोन वाली सब्सिडरी और एक है एमएसएमई लोन वाली सब्सिडरी। तो अगर आप ऐसे टीयर बनाने जाओ तो सबसे सबसे रिस्क सबसे हाईली रिस्की और सबसे छोटे टिकट साइज का लोन आ गया हमारा माइक्रो फाइनेंस वाला, जो मेन कंपनी दे रही है ना। उसके अंदर दो सब्सिडरी है जो थोड़े ऊपर वाले लेवल पे आती है, जिनका रिस्क थोड़ा मॉडरेट है, मॉडरेट रिस्क है ना। और टिकट साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, टिकट साइज भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम बात करें तो एमएसएमई का टिकट साइज वैसे ही बड़ा होता है, और होम लोन का भी टिकट साइज एमएसएमई से भी बड़ा है। और होम लोन में तो कोलेटरल बैक्ड होता है, तो वैसे ही रिस्क कम होता है। जैसे क्लासिफिकेशन करें तो सबसे रिस्की वाला काम करता है मेन एंटिटी। उसके ऊपर जो काम करता है वो करता है थोड़ा बड़े टिकट साइज में कम रिस्की काम करता है एमएसएमई वाला डिवीजन। और फिर सबसे बड़े टिकट साइज में सबसे कम रिस्की काम करता है इनका होम लोन वाला डिवीजन। अब देख लेते हैं हम सबसे पहले जो सैटन क्रेडिट केयर है, जो ओरिजिनल बिजनेस था, जो अभी भी मेजोरिटी पोर्शन है। क्योंकि अगर हम होम लोन वाले और एमएसएमई वाले डिवीजन की बात करें तो उसका तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा वेटेज ही नहीं है। उस पे ग्रोथ अच्छी आ रही है क्योंकि बेस छोटा है, बट उसका ओवरऑल एयूएम में तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ 10-15% के आसपास का ही होगा। क्योंकि आप ऐसे समझो कि जो हाउसिंग वाला लोन है, हाउसिंग वाले लोन का शायद एयूएम 750-800 करोड़ के आसपास का है। और जो एमएसएमई वाला लोन है उसका 300-400 करोड़ के आसपास का एयूएम है। तो कुल मिला के 1100-1200, 1100-1200 करोड़ के आसपास का ही टोटल एयूएम है। जो मेन बिजनेस अभी भी इनका है वो माइक्रो फाइनेंस है, और माइक्रो फाइनेंस से धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करके ये एमएसएमई में और होम लोन में भी घुस रहे हैं। अगर अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस डिवीजन की बात कर लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में कितना ग्रोथ आया, क्या नंबर पोस्ट किया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम Q1 में देखें तो Q1 में इनका एयूएम बढ़ा 25% ऑन अ वाई लेवल, और अब पहुंच गया है 10,500 करोड़ के आसपास, है ना। अगर डिस्बर्समेंट की बात करें तो डिस्बर्समेंट में कुछ खास ग्रोथ था नहीं, 1% का ग्रोथ आया ऑन अ वाई लेवल। और वहीं एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करें तो इन्होंने 22% क्लाइंट एडिशन किया ऑन अ वाई लेवल, और टोटल क्लाइंट्स पहुंच गए इनके 34 लाख। तो मतलब लोन बुक ग्रोथ अच्छा आया, मतलब एयूएम ग्रोथ अच्छा आया, बट डिसबर्समेंट नहीं बढ़ा। अब डिसबर्समेंट क्यों नहीं बढ़ा, उसके लिए सारी कंपनी एक वही वही कारण बताती है कि एक तो क्या है, हमारा जो हीट वेव से हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए, इसकी वजह से डिसबर्समेंट कम रहा। और दूसरी बात क्या है, इलेक्शन वाला क्वार्टर था, इलेक्शन वाले क्वार्टर में वैसे ही डिसबर्समेंट थोड़ा कम रहता है। देखो क्या होता है, Q1 स्लगिश रहता है, Q1 स्लगिश रहने के ऊपर इलेक्शन भी आ गया और स्लगिश हो गया, उसके ऊपर हीट वेव भी आ गया और भी स्लगिश हो गया। इसकी वजह से इस कंपनी में भी सेम कारण बताया कि भाई इसी वजह से हमारा डिस्बर्समेंट का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं था एज कम्पेयर टू प्रीवियस Q1 FY24 के मुकाबले 1% से डिस्बर्समेंट ऊपर गया। और उसके ऊपर से क्या है, ये जिस कैटेगरी के लोगों को लोन देते हैं, एकदम माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं, तो वो थोड़े पॉलिटिकली सेंसिटिव भी होते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां थोड़ा सा कम डिसबर्समेंट भी करती है, और कम इनका जो इनका कस्टमर है, जो इनका बेस है, जहां पर ये लोग लोन देते हैं, जिनको ये लोग लोन देते हैं, वो भी थोड़ा सा पॉलिटिकली अफेक्टेड रहते हैं। इसकी वजह से वो लोग भी थोड़ा सा लोन कम देते हैं, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा होती नहीं। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो 1% का डिग्रोथ ही देखने को मिल गया हमें एयूएम में। तो अब इसका भी कारण यही बताया गया। बट हमें वही चीज देखनी है कि अगर आगे चल के बैक टू अपनी नॉर्मल ग्रोथ आ जाते हैं, वही 25-30% का आसपास का ग्रोथ ले आते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस कंपनी में हमें देखना पड़ेगा कि भाई समस्या क्या आ रही है, और क्या ये आगे चल के, क्या इनका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे 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 की तरफ आने लगेगा, या और कोई एक टेम्पररी
जो जो ग्रोथ नीचे गिरा था वो कोई टेम्परेरी रीजन की वजह से गिरा था। अगर हम बात करें अगर हम बात करें इनके इनके लगातार लगातार थोड़ा इनका स्लिपेजेस बढ़ता जा रहा है इसमें। अब जैसे बाकी जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बोलोगे ना, देखोगे ना आप, उसमें सब सारे के सारे मैनेजमेंट ये बोल रहे हैं कि हम हमारा जो हनीमून पीरियड था, जो 2020 से 2023 के आसपास का, 22 के आसपास का जो भी हनीमून पीरियड था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब हमारे पास बेस भी बढ़ गया है, बेस बढ़ने के साथ साथ एक पूरी साइकिल भी कंप्लीट हो गई है, तो हमारी एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो वही चीज हमें इनके साथ भी देखने को मिला। इनका भी एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटीरियरेट कर गया। इनका एसेट क्वालिटी भी ग्रॉस एनपीए नंबर शायद 0.5% से बढ़ के 2.5% के आसपास पहुंच गया। ऐसी नेट एनपीए में भी राइज देखने को मिला। तो इनकी भी एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो रही है। तो एकदम बहुत स्टीप स्टीप अपटिक नहीं देखने को मिला, बट हाँ, एसेट क्वालिटी इनका भी खराब हुआ। अगर ईएलसी की बात करें, मतलब बेसिकली स्लिपेजेस की बात करें, तो स्लिपेजेस का नंबर भी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार ऊपर जा रहा है। उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। अब जब ये चीजें मैनेजमेंट को दिख रही हैं, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एक तो अपने दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। भाई, एक तो अपना होम लोन वाला सेगमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, एक अपना एमएसएमई वाला सेगमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है, उसमें नए प्रोसेसेस बना के और प्रोसेस रिस्क को और प्रोसीजर्स को और स्ट्रिंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इनका एसेट क्वालिटी एकदम से और ना बिगड़े, या स्लिपेजेस कंट्रोल कर पाए, अपनी एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रख पाए। अगर हम बात करें तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से स्टेट से इनका प्रेशर आ रहा है, तो इनको प्रेशर दिख रहा है ओडिशा और राजस्थान में। अब ओडिशा और राजस्थान के लिए इन्होंने एक ही चीज बोली कि भाई, हीट वेव के चलते ये थोड़ी सी हमारी यहाँ पर एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट करी और यहाँ पर स्लिपेजेस बढ़े। तो अगर हीट वेव का इफेक्ट है, तो ये तो नेक्स्ट क्वार्टर में चला जाना चाहिए। कोई कोई ऐसी ऐसी विशेष समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे हम बाकी सारी एनबीएफसी कंपनी पढ़ते आ रहे हैं ना, कि भाई एकदम साउथ में उनका पेनिट्रेशन है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, या नॉर्थ वेस्ट में पूरा पेनिट्रेशन है, साउथ में मूव कर रहे हैं, ये अलग है। इसका बिहार में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप सबसे ज्यादा ब्रांचेस देखोगे तो इसकी यूपी एंड बिहार में ही है ना। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और शायद मध्य प्रदेश, तो ये इनके चार चार टॉप स्टेट्स है। तो इनका इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। अब आप बिहार की पर कैपिटा इनकम देखोगे, तो पूरी कंट्री में सबसे कम शायद पर कैपिटा इनकम बिहार का ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां जहां पर आपका एकदम इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ नहीं होता ना, जो जहाँ के लोग एकदम एकदम स्टेबल होते नहीं है, जहाँ जिनके पास पैसा होता नहीं है, तो वहां पर हर छोटी से छोटी चीज का इफेक्ट पड़ता है। अब सपोज बाढ़ आ गई, तो आपका जो जो कस्टमर के पास कोई पुश्तैनी पैसा पड़ा हुआ नहीं है कि आपका वो ईएमआई चुका देगा। तो इन वाले रीजन के कस्टमर को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको इस तरीके से भी देखने चलता है। अब आप कोई भी और एनबीएफसी उठाओगे, आपको आप सब जगह यही देखोगे कि क्या फोकस कर रहे हैं, कि भाई हम राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन इन सारे रीजन नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में और साउथ में घुसना चाह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में साउथ में घुसना चाह रहे हैं। अब ये वहीं से, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, थोड़े से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस वाले पार्ट से उठ के ऑल ऑल ओवर द कंट्री फैलना चाह रहे हैं। तो इनकी साइकिल उल्टी चल रही है। तो इस बात पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इन्होंने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या किया। एक तो इन्होंने क्या किया, अपनी 15% ब्रांचेस पे नए क्रेडिट वाले कस्टमर को लोन देना ही बंद कर दिया। यही चीज हमने देखी थी, शायद ह्यूग्रो कैपिटल में देखी थी, या लास्ट एनबीएफसी हमने कौन सी कवर करी थी, उसमें भी सेम चीज देखा था। शायद सॉरी, स्पंदना स्फूर्ति था। तो स्पंदना वालों का भी एसेट क्वालिटी खराब हो रहा था, तो स्पंदना वालों ने भी कहा कि भैया, जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर है ना, उनको लोन देना बंद कर दो। तो सेम चीज इन्होंने भी की। उसने अपनी अक्रॉस ऑल ब्रांचेस कर दिया था, इन्होंने सिर्फ अपनी 15% ब्रांचेस पे किए। तो 15% ब्रांचेस को बोल दिया कि भैया, जो कस्टमर ऐसा है जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिसके पास हमें रिस्क असेस करने का कोई मेट्रिक नहीं है, उनको लोन देना बंद कर दो। तो उन्होंने 15% ब्रांचेस पे तो रोक दिया। दूसरी बात क्या किया, एक डेडिकेटेड टीम बनाई और टीम को एक्सपैंड किया कलेक्शंस के लिए, जिससे हमारे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़े। इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी नीचे आके 97.8% के 97.8 या 97.6% के आसपास गिर गई है। तो इन्होंने और अपने जो कलेक्शन है उसको और इम्प्रूव करने के लिए एक टीम बनाई,
और टीम बना के उसको और एक्सपैंड भी किया। उसके ऊपर से इन्होंने क्या किया, और नए प्रोसेसेस लेके आए जिससे और जो रिस्क इनका असेसमेंट है वो और इम्प्रूव हो। और उसके ऊपर से क्या किया, अब अपने अपने डेटाबेस में ये एक एक हर कस्टमर के लिए एक इंडिविजुअल स्कोर क्रिएट करते हैं। मतलब आप अगर आप अगर सैटर्न के पास गए तो आपकी हिस्ट्री देखते हुए आपका डेटा लेके ये आपके लिए स्कोर बनाएंगे, और उस स्कोर के हिसाब से आपको बताएंगे आपको कितनी यील्ड पे आपको ये लोग लोन दे पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो आपका हाई रिस्क कस्टमर है उससे आप और हायर यील्ड चार्ज कर सकते हो। अगर अभी हम बात करें तो ये करीबन 23-24% का यील्ड बनाते हैं। तो अगर अगर कोई ज्यादा रिस्की कस्टमर है तो उससे ज्यादा यील्ड मांगेंगे, वो कहेंगे कि भैया आपका 15% पे काम नहीं चलेगा, 20% का लोन दो, 20% यील्ड दो। अगर कोई अच्छा कस्टमर है तो उसको 15 की बजाय 13% दे देंगे। तो ये इन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया जिससे इनकी एसेट क्वालिटी और डिटीरियोरेट ना हो, इनके स्लिपेजेस वापस नीचे आए और इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी वापस से ऊपर जाए। अगर बात करें ब्रांच एक्सपेंशन की, तो सैटिन जो मेन माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है वो एक नए स्टेट में घुस गया, और अब टोटल 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैल चुके हैं। और इस क्वार्टर में इन्होंने 60 ब्रांचेस खोली हैं, और अब टोटल इनका पहुंच गया है 1301 ब्रांचेस अक्रॉस अक्रॉस द कंट्री। अब आ जाते हैं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी सब्सिडरीज की। तो पहले हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी की बात कर लेते हैं। अगर हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी की बात करें तो उसका एयूएम बढ़ा 50% ऑन अ वाई लेवल। तो 50% का ग्रोथ रेट तो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ रेट है। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसका बेस बहुत छोटा है, और पूरे एयूएम में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इस तरीके से देखो अभी तो कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं। अगर एयूएम की बात करें तो इसका एयूएम पहुंच गया है 770 करोड़ का ऑन अ वाई लेवल। और ये क्या करते हैं, ये टीयर टू सिटी से नीचे वाले लोगों को जाके लोन देते हैं। अब देखो क्या है, इनका मेन एंटिटी है माइक्रो फाइनेंस डिवीजन। अब माइक्रो फाइनेंस डिवीजन वाला जो कस्टमर है वो उसने सपोज अच्छा टाइमली रीपेमेंट किया, सब कुछ बढ़िया किया, वो इनके उनके पास से 1 साल का कस्टमर है, सपोज 1 साल की उसकी कस्टमर हिस्ट्री है स्टार्टिंग के साथ ही। अच्छा, एक माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में एक चीज बताना भूल गया, ये इस तरीके से भी असेस करते हैं कहीं कोई कस्टमर ओवर लेवरेज तो नहीं है, कि भाई उसने सैटन से भी लोन ले लिया, उसने फ्यूजन से भी लोन ले लिया, उसने स्पंदना से भी लोन ले लिया, उसने और किसी एनबीएफसी 5 स्टार से भी लोन ले लिया। तो हर आदमी हर हर कंपनी से लोन लेके तो नहीं बैठा, तो कहीं वो ओवर लेवरेज तो नहीं हो गया। तो कंपनी ने कहा इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं, और हमारा कोई भी कस्टमर के ऊपर ओवर लेवरेज वाली सिचुएशन नहीं है। और 30% तो ऐसे कस्टमर है जो सिर्फ और सिर्फ सैटन के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनकी और कोई ईएमआई चल ही नहीं रही है, और कोई लोन उनके नाम पर है ही नहीं। अब आ जाते हैं एक बार वापस अपने हाउसिंग हाउसिंग लोन वाले डिवीजन में, जो सैटन हाउसिंग फाइनेंस है उसके ऊपर। तो सैटन हाउसिंग फाइनेंस का क्या चक्कर है कि जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला कस्टमर है, सपोज उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई, और एक साल उसने सारा सारा लोन टाइमली रीपेमेंट किया, सब कुछ बढ़िया किया सैटन के साथ, माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन के साथ। अब उसके पास पैसा आ गया, अब वो अपना घर बनाना चाह रहा है, तो सैटन कह रहा है भाई तू किसी दूसरी एनबीएफसी के पास क्यों जा रहा है, या दूसरे बैंक के पास क्यों जा रहा है, मैं बैठा हूं, मैं तेरे को ही लोन दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो इस तरीके से ये क्रॉस लेंडिंग भी कर रहे हैं। क्रॉस लेंडिंग से क्या कर रहे हैं कि अपने माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर को अपना होम लोन वाला प्रोडक्ट भी बेच रहा है। तो होम लोन वाले में आया 50% का ग्रोथ ऑन अ वाई लेवल, और इसमें कोई एसेट क्वालिटी का कंटा ही नहीं होता कि भाई कोलैटरल बैक्ड है, आप जो घर बना रहे हो वो आपका कोलैटरल रखा ही जाता है, सैटन के पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो जीरो नेट एनपीए, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। अगर कंपनी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कंपनी बताती है रफली 7,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है इस वाले सेगमेंट में, हाउसिंग हाउसिंग लोन वाले सेगमेंट में। अब देखो कितना कितने का एयूएम है, 770 करोड़ का, मतलब 10 गुना तो अभी अपॉर्चुनिटी पड़ी है करंट करंट जो सैटन के पास कस्टमर बेस है उसी से। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास सैटन माइक्रो फाइनेंस में जितना भी कस्टमर है, अगर वो 10% भी कस्टमर हम कन्वर्ट कर पाए ना, कि भाई 100 कस्टमर है, 100 में से 10 कस्टमर को हम राजी कर पाए कि आप हमारे से होम लोन ले लो, तो ये रफली रफली 7,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर होम लोन वाले सेगमेंट में तो बहुत अच्छा स्केल है, इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ भी इतनी अच्छा है कि 50% का वाई लेवल पे ग्रोथ है। तो ये भी बढ़िया बात है। और अगर इसके इसके ब्रांच नेटवर्क और स्टेट्स पेनिट्रेशन की बात करें तो ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंस है इसका, सैटन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। अब आ जाते हैं इनकी दूसरी दूसरी सब्सिडरी पे। दूसरी सब्सिडरी है इनकी इनकी एमएसएमई लोन्स वाली। अब क्या है, अब एक सपोज एक कस्टमर गया सैटन के पास, सैटन माइक्रो फाइनेंस के पास, उसने सैटन माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया, उसने लोन का रीपेमेंट किया, अच्छा सब सब कुछ सही तरीके से किया, उसका बिजनेस बड़ा हो गया। अब धीरे धीरे उसका उसका लोन का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सपोज
दो बार लोन लेने के बाद या तीन बार लोन लेने के बाद उसका लोन लोन का साइज इतना बढ़ गया कि वो माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी में आप उसको लोन दे ही नहीं सकते, क्योंकि आरबीआई की भी तो गाइडलाइन है। आप मन मर्जी से अपनी ये थोड़ी बना सकते हो कि आप 1 करोड़ का लोन दे दोगे और कह दोगे कि भाई ये तो माइक्रो फाइनेंस लोन ही है ना। तो इसीलिए इन्होंने एक अपना एमएसएमई डिवीजन खोल दिया। अब एमएसएमई डिवीजन में ये लोग क्या करते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला कस्टमर अच्छा करता है, जो एक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, कि मतलब एक पूरा लोन उठाया, उस लोन को टाइमली रिपेमेंट करके पूरा का पूरा पैसा वापस चुका दिया, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जो भी कस्टमर पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके अच्छी तरीके से पूरा रिपेमेंट कर देता है, उसको ये ट्रांसफर कर देते हैं बड़े लोन के लिए। अगर उसको बड़ा लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ये ट्रांसफर कर देते हैं अपने एमएसएमई वाले डिवीजन में, कि अब आप जाओ, अब आप सर्टेन एमएसएमई वाले सर्टेन फाइनेंस एमएसएमई वाले डिवीजन से बड़ा लोन ले लो। तो ये वाला बिजनेस इनका इस तरीके से चलता है कि आप किसी और दूसरी बड़ी एमएसएमई लेंडिंग एनबीएफसी के पास मत जाओ, आप किसी बैंक के पास मत जाओ, हम ही आपको लोन दे देंगे, आप हमारे एमएसएमई डिवीजन से लोन ले लो। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी साइज की बात करें तो ये रफली कहते हैं कि हर महीने ये 600 करोड़ रुपीस ऐड कर सकते हैं। और करंट एयूएम की बात करूं तो करंट एयूएम तो इनका कुछ भी नहीं है, करीबन करीबन 400 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एयूएम है। तो 400 करोड़ का एयूएम है, और कह रहे हैं हर मंथली मंथली हम 600 करोड़ ऐड कर सकते हैं। तो मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप हर महीने टोटल एयूएम डबल कर रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर जो टिकट साइज है, अगर टिकट साइज की बात करें तो ये होगा लेस देन 3.5 लाख रुपीज। अब आ जाते हैं, हमने समझ लिया कि इनका माइक्रो फाइनेंस जो मेन डिवीजन है वो कैसा कर रहा है, इनका होम लोन वाला डिवीजन कैसा कर रहा है, इनका एमएसएमई वाला डिवीजन कैसा कर रहा है। अब आ जाते हैं हम पूरा कंसोलिडेटेड लेवल में कंपनी ने क्या किया। अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो कंपनी का एयूएम बढ़ा 23% से, और अब पहुंच गया है 11,700 करोड़। तो देखो 400 करोड़ रुपए हो गए हमारे हमारे एमएसएमई डिवीजन के, लगभग लगभग 800 करोड़ रुपीस हो गए हमारे होम लोन डिवीजन के। तो कुल मिला के 1200 करोड़ हो गया। तो 1200 करोड़ में और 11,000 करोड़, मतलब मोटा मोटी 11-12% का अभी ये पोर्शन बन रहा है। बाकी तो अभी भी 89% के आसपास डिवीजन हमारा माइक्रो फाइनेंस वाला ही है। और अगर डिसबर्समेंट की बात करूं तो ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे डिसबर्समेंट फ्लैट रहे वाई वाई लेवल पे। निम्स में थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ी सी यील्ड गिर गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, इसलिए निम्स थोड़े से कंप्रेस हो गए। बट वहीं अगर हम वाई वाई लेवल पे देखेंगे तो वाई वाई लेवल पे यील्ड भी बढ़ी है, इसकी वजह से आपको निम्स में भी थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और अभी करंटली है 13% पे। 13% पे अगर आरओई की बात करें तो वो दोनों ही घट गए, ये एक बुरी चीज है ना। अगर आरओई की बात करूं तो वो घट के रह गया 3.96%, जो एक टाइम पे 4.5% के आसपास रहता था। और आरओई घट के रह गया 17.7% के आसपास, जो करीबन करीबन 20% से ऊपर रहता था। तो ये खराब क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। अब आपकी एक फाइनेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेट क्वालिटी। अगर आपकी एसेट क्वालिटी आप ठीक बना के नहीं चल पाओगे तो सारा खेल यहाँ पर एसेट क्वालिटी का है, क्योंकि आप लेवरेज लेके चल रहे हो। आपने लेवरेज में आपकी एसेट क्वालिटी खराब होगी तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए आपको एसेट क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है। और इनकी एसेट क्वालिटी डिटीरियरेट करी है, जैसा हमने देखा भी था कि भाई वो 2% ग्रॉस एनपीए से बढ़ के 2.5% ग्रॉस एनपीए पहुंच गया। तो और स्लिपेजेस भी पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये सारी समस्या है, इसकी वजह से इनका आप आरओई नंबर देखोगे ये कम हुआ है। अगर ब्रांचेस एक्सपेंशन की बात करें तो 137 ब्रांचेस इन्होंने ऐड करी इस क्वार्टर में। और अब फाइनल नंबर पे आ जाए तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 40% से ऑन अ वाई वाई लेवल, और 10% से ऑन क्वार्टर लेवल। रेवेन्यू बढ़ा 38% ऑन अ वाई वाई लेवल, और डाउन था डी ग्रू किया 2% ऑन क्वार्टर लेवल। पैट बढ़ा 20% से ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड डाउन था 20% से ऑन क्वार्टर लेवल। तो यही थी कहानी सैटर्न सैटर्न क्रेडिट केयर की। ओवरऑल ठीक कंपनी है, ठीक रिजल्ट दिया। इससे फास्ट ग्रोइंग कंपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में और भी हैं। बट यहाँ पर नई प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही आ रही है कि इनका लगातार स्लिपेजेस बढ़ते जा रहे हैं। इनका ऐसे में जो बकेट्स हैं वो भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। इनका डिस्बर्समेंट रेट खराब हो रहा है, और इनकी एसेट क्वालिटी जो क्रॉस एनपीए नंबर नेट एनपीए नंबर है वो ऊपर जा रहा है। तो उस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये इस नंबर को किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। और फिर इनका देखो अपॉर्चुनिटी की कमी तो बिल्कुल ही नहीं है। जब पूरी इंडस्ट्री में इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो आप ये तो नहीं देख सकते कि भाई अपॉर्चुनिटी तो इतनी बड़ी है तो ये ग्रोथ कर देंगे। आपको एसेट क्वालिटी देखना पड़ेगा, आपको पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। भाई अगर माइक्रो फाइनेंस में ही एक कंपनी है जो 40% से ग्रो कर रही है,
तो मैं एक ऐसी कंपनी क्यों लूंगा जो सपोज सैटर्न की बात कर लें कि जो 25% से ग्रो कर रही है। तो इस इंडस्ट्री में इससे ज्यादा पेस पे ग्रो करने वाली और बहुत सारी कंपनी है। बट ऑल इन ऑल एक एक ठीक ठीक सा रिजल्ट था, है ना। इसमें हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अपनी एसेट क्वालिटी और ना बिगड़ने दें और इस एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करें। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी सैटर्न क्रेडिट केयर की। बाकी आज 3 4 वीडियो और बना के अपलोड कर ही देंगे। चलिए, थैंक यू।